नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आज की इस भीड़भाड़ भरी खबरों की दुनिया में हम आपके लिए लाए हैं शोर के बीच सच की साफ आवाज। हमें बताया जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई सब ठीक है? आइए आज की खबरों को समझते हैं और महसूस करते हैं कि देश की असली तस्वीर कैसी दिखती है। और हां दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक में भारतीय एआई मॉडल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल दुनिया से अलग होना चाहिए और स्वदेशी कंटेंट को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारतीय भाषाओं, संस्कृति और मूल्यों को ध्यान में रखकर एआई विकसित किया जाना जरूरी है, ताकि तकनीक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती दे सके। तमिलनाडु की राजनीति में हलचल के बीच एआईएडीएमके नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, आगामी चुनावी रणनीति और गठबंधन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक को तमिलनाडु में एनडीए की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच संगठन को मजबूत करने और विपक्षी दलों की रणनीति पर भी विचार हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रारंभिक उत्तर भारत व इसके सिक्के पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और दुनिया को भारत से लोकतांत्रिक मूल्यों की सीख लेनी चाहिए। उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे ग्रंथ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया है। यह गठबंधन भारत की पहल पर बना था और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। ट्रंप के फैसले को जलवायु और ऊर्जा सहयोग के लिहाज से बड़ा झटका माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिशों पर असर पड़ सकता है। उत्तराखंड दौरे पर पहुंची कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ योजना का नाम बदलने का मुद्दा नहीं है, बल्कि गरीबों से उनके अधिकार छीनने की कोशिश है। सैलजा ने आरोप लगाया कि मनरेगा के बजट में कटौती कर रोजगार के अवसर कम किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों पर सीधा असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मतदान के दौरान उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब समाजवादी पार्टी के सांसद एक बूथ पर पहुंच गए। उन्होंने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम काटे जाने का आरोप लगाया। सपा सांसद ने कहा कि यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। मामले की सूचना निर्वाचन अधिकारियों को दी गई है। वहीं प्रशासन ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। झारखंड हाईकोर्ट को आज नया चीफ जस्टिस मिल गया है। न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक ने पदभार संभाल लिया है। उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबे समय तक काम करने का अनुभव रहा है। जस्टिस सोनक संवैधानिक मामलों, प्रशासनिक कानून और न्यायिक सुधारों में विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनके नेतृत्व में झारखंड हाईकोर्ट से लंबित मामलों के त्वरित निपटारे की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सांसद महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन को हिरासत में ले लिया। टीएमसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन बिना अनुमति के किया जा रहा था, इसलिए यह कदम उठाया गया। पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 63% युवाओं ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा की कमी आतंकवाद और कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है। अशिक्षा के कारण युवाओं को भटकाना आसान हो जाता है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने देहरादून और हरिद्वार में आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों को स्पष्ट कहा कि नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता न किया जाए। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए नसबंदी, टीकाकरण और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। आगरा और फिरोजाबाद में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। भूजल पर बढ़ती निर्भरता को खत्म करने के लिए अब नदियों से पानी पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सतही जल स्रोतों को मजबूत कर दोनों शहरों को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराया जाएगा। इस परियोजना से जल संकट कम होगा और आने वाले वर्षों में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में देशभक्ति का माहौल देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य भर में वंदे मातरम का गान गूंजेगा। इसके साथ ही आनंद मठ की विशेष प्रस्तुति आयोजित की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है ताकि युवा पीढ़ी प्रेरित हो सके। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 20 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार ये लोग बिना वैध दस्तावेजों के राजधानी में रह रहे थे। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आयुष्मान भारत योजना में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को भी इस योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार के इस फैसले से हादसों के बाद इलाज में होने वाली देरी कम होगी। सूचीबद्ध अस्पतालों में पीड़ितों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित होगा। पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट के बीच मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि देश खाने की किल्लत से जूझ रहा है, लेकिन लड़ाकू विमानों के निर्यात से कर्ज चुकाने की योजना बनाई जा रही है। उनके बयान से सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठने लगे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक बदहाली के बावजूद रक्षा निर्यात की बात जनता की नाराजगी बढ़ा सकती है। बिहार कांग्रेस की अहम बैठक में उस वक्त सियासी हलचल मच गई जब पार्टी के 3 विधायक बैठक से नदारद पाए गए। इसे लेकर अंदर खाने सवाल उठे। हालांकि कांग्रेस नेता राजेश राम ने सफाई देते हुए कहा कि विधायक निजी कारणों से शामिल नहीं हो सके। बैठक में 10 जनवरी से शुरू होने वाले मनरेगा बचाओ अभियान की रणनीति पर चर्चा हुई और सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियों का आरोप लगाया गया। 10 जनवरी से शुरू होने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पेशा कानून को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह पेशा नहीं बल्कि आदिवासियों के साथ धोखा है। चंपई सोरेन का आरोप है कि कानून के नाम पर आदिवासी अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार दिए जाएं ताकि आदिवासी समाज का हित सुरक्षित रह सके। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि कौन सा कारण उन्हें दूसरे देशों पर सैन्य कार्रवाई से रोक सकता है। ट्रंप के मुताबिक अगर किसी देश से अमेरिका के आर्थिक और सुरक्षा हितों को सीधा नुकसान न हो तो सैन्य कार्रवाई आखिरी विकल्प होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि युद्ध से केवल अस्थिरता बढ़ती है और वैश्विक शांति प्रभावित होती है। पटना एयरपोर्ट पर खराब मौसम और तकनीकी कारणों के चलते 27 उड़ानें विलंबित हो गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई उड़ानें घंटों देरी से रवाना हुईं, जबकि कुछ के समय में बार बार बदलाव किया गया। यात्रियों ने एयरलाइंस पर समय पर जानकारी न देने का आरोप लगाया। प्रशासन के अनुसार मौसम सामान्य होते ही उड़ान संचालन को धीरे धीरे सुचारू किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 5.26 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की।
इन योजनाओं में सड़क, पेयजल और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। जेएनयू में नारेबाजी को लेकर हुए विवाद पर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जेएनयू देशभक्ति की पहचान है और इसे उन्मादी अल्पसंख्यक से जोड़कर देखना गलत है। वाइस चांसलर ने स्पष्ट किया कि कुछ लोगों की गतिविधियों के आधार पर पूरे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल नहीं की जानी चाहिए और शैक्षणिक माहौल बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। ईरान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेहरान का कहना है कि अमेरिका देश में अशांति, असुरक्षा, हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हालात बिगड़ने के बाद राजधानी तेहरान में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। सरकार का दावा है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को अमेरिका के लिए समस्या पैदा करने वाला देश बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है और उसकी नीतियां अक्सर अमेरिकी हितों के खिलाफ जाती रही हैं। आतंकवाद, चीन से बढ़ती नजदीकी और दोहरी रणनीति को अमेरिका के लिए चिंता का विषय बताया गया है। हिंदी विवाद के बीच कर्नाटक और केरल में अनिवार्य मलयालम विधेयक को लेकर तनातनी बढ़ गई है। कर्नाटक के कन्नड़ अल्पसंख्यकों का आरोप है कि यह विधेयक उनकी भाषा और सांस्कृतिक पहचान के अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक और सामाजिक मतभेद गहराते जा रहे हैं और यह मुद्दा स्थानीय जनता और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच भी चर्चा का केंद्र बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि तेल आयात को लेकर अपने निर्णय क्यों बदले। उन्होंने स्पष्टता की मांग करते हुए कहा कि ऐसे फैसले आम जनता और उद्योगों पर असर डालते हैं। केजरीवाल ने नीति में अचानक बदलाव को लेकर चिंता जताई और इसे आर्थिक व रणनीतिक दृष्टि से गंभीर बताया। साथ ही जनता को भरोसा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री से त्वरित स्पष्टीकरण की मांग की। बांग्लादेश ने भारत में अपनी वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। इसके पीछे आधिकारिक कारण नहीं बताए गए हैं, लेकिन दो देशों के बीच कूटनीतिक तनाव की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने अमेरिका से भी मदद और समर्थन की गुहार लगाई है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है और क्षेत्रीय कूटनीति पर इसके संभावित प्रभावों पर विशेषज्ञ नजर बनाए हुए हैं। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने न्यायालय से आग्रह किया है कि उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को वापस लिया जाए। यह मामला एक मानहानि शिकायत से संबंधित है। उन्होंने अपनी पेशी के दौरान इस बात पर जोर दिया कि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और न्यायालय से अपेक्षा रखते हैं कि निष्पक्ष निर्णय लिया जाए।